डियर स्टूडेंट्स, तो अब बेटा हम अपनी लाइट जो हमारी यूनिट है उसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के बाद बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन में बेटा आपसे उन्होंने ये कहा कि सतह होती थी परावर्तक, तब परावर्तन होता था। तो अब सतह होगी अपवर्तक, तब आपका बेटा घटना घटेगी अपवर्तन की। जो परावर्तक सतह बेटा होती थी वो चिकनी होती थी और पालिशदार होती थी। अपवर्तन के लिए शर्त यह कि सतह आपकी चिकनी होगी परंतु पारदर्शी होगी, अर्थात उसकी सतह पे पालिश नहीं होगा, मतलब ऐसी सतह होगी जिसके हम आर पार देख सकते हैं, तब आपके प्रकाश के अपवर्तन की घटना होगी। क्लियर? तो मतलब बेटा ये है कि जैसे प्रकाश हमारा कहीं से आता है तो एक माध्यम से आता है, और जब आकर के वो सतह पे टकराएगा तो वो उसका दूसरा माध्यम बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और उसके बाद उस माध्यम से गुजर के फिर से वो आपका आगे निकल जाएगा। तो इस घटना पे होता क्या है बेटा कि जैसे परावर्तन पे कहते थे कि प्रकाश आता है, सतह से टकराता है और वापस उसी माध्यम में चला जाता है, और जिस एंगल से आता है उसी एंगल से क्या होता है, वापस लौट जाता है। अब यहां पे बेटा बात ये होगी कि जब प्रकाश आपका किसी माध्यम से आएगा और पारदर्शी या चिकने माध्यम से, पारदर्शी और चिकने माध्यम से टकराएगा, तो टकराने के बाद बेटा प्रकाश होता क्या है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। मतलब जैसे वो आ रहा है या तो वो आपका सतह की तरफ झुकेगा या सतह से दूर भगेगा। तो ये विचलन की घटना व्यक्त होती है प्रकाश के अपवर्तन में। तो सही तरीके से इसकी परिभाषा यदि कही जाए तो आप ये कह सकते हो कि जब प्रकाश किसी माध्यम से किसी पारदर्शी माध्यम में गुजरता है या टकराता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और उसके मार्ग से विचलित होने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अभी अभी बेटा मैंने क्लियर किया, या तो वो सतह की ओर झुक जाता है या सतह से दूर भाग जाता है, तो मतलब दोनों ही स्थितियों में विचलन है। तो अब हमको देखना ये होगा कि कब वो आपका सतह की तरफ झुकेगा और कब सतह से दूर भगेगा। तो अब बेटा यहां पर बात हुई माध्यम की। माध्यम मतलब मीडियम। तो माध्यम से आप क्या समझते हो? प्रकाश की बात हो रही है, तो माध्यम मीन्स होता है जरिया। तो प्रकाश जिस जरिए से या जिस रास्ते से, या आप कह सकते हो जिस मार्ग से आता है वो उसका माध्यम होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर आता है तो वायु एक तरीके से आपका माध्यम हो गया सूर्य के प्रकाश के आने का पृथ्वी पे। अब अगर वही प्रकाश आपका घरों में कांच की खिड़कियों से गुजर के हमारे घरों पे आता है, तो एक तरीके से आप देख रहे हो कि वायु के माध्यम से अब प्रकाश ने प्रवेश किया है कांच के माध्यम में, और उसके बाद अंदर फिर से कमरे में प्रविष्ट हुआ है। अगर कहीं पर कोई पानी रखा हुआ है किसी कांच के बर्तन में, तो पानी यदि आपका प्रकाश से होकर भी गुजरेगा तो आप देख रहे हो फिर से मीडियम चेंज कर दिया। तो आप ये कह सकते हो कि प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है वही उसके माध्यम होते हैं। या आप ये कह सकते हो प्रकाश के चलने का जरिया, प्रकाश के चलने का मार्ग उसका माध्यम कहलाता है। और माध्यम बेटा आपके होते हैं दो तरीके के, सघन और विरल। तो सघन माध्यम कैसा माध्यम है? सघन माध्यम वह माध्यम है जिसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं। जैसे कांच है तो कांच के अणु, कांच के परमाणु पास पास होंगे। और विरल माध्यम वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं। जैसे वायु का माध्यम है तो वायु के कण जो वायु में गैसें हैं वो दूर दूर होती हैं, तो वो आपका विरल माध्यम है। तो यही सघन विरल माध्यम प्रकाश के विचलन का कारण बनते हैं। कि अगर प्रकाश आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, अगर मान लें कि इसके ऊपर आपका जो माध्यम है वायु, आपको पता है कैसा होगा, विरल होगा, और इसके नीचे यदि हम मान लें कांच का माध्यम है, आपको क्लियर है वो बेटा सघन होगा। तो अगर प्रकाश की किरण इस तरीके से आएगी
तो अब यहां पर हम करते क्या है कि झुकाव दिखाने के लिए एक अभिलंब खींचना पड़ेगा, तो ये आपकी इस सतह की ओर झुक जाएगी। क्लियर। और अगर यही जस्ट उल्टा होता कि कांच का माध्यम मतलब सघन माध्यम हमारा ऊपर होता और वायु का माध्यम बेटा नीचे होता, तब आप जस्ट उल्टा बोलते कि ये आने के बाद ये अभिलंब खींचना पड़ेगा, ये दूर हट जाएगी। विचलन दोनों ही तरीके से हो रहा है, अपवर्तन दोनों पे ही हो रहा है। तो आप ये पॉइंट पे कह सकते हो कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। दैट्स क्लियर। अभिलंब मतलब नॉर्मल सतह पर खींची गई वो अभिलंबवत रेखा है जो आपतित किरण और अपवर्तित किरणों को अलग अलग करती है। कि जैसे बेटा परावर्तन में हमारी आपतित किरण और परावर्तित किरण होती थी, तो अपवर्तन की जब बात कर रहे हैं तो आपकी आपतित किरण और अपवर्तित किरण होगी। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि सतह से जो किरण टकराती है आपतित किरण कहलाती है, और जब अपवर्तन की घटना के पश्चात जो किरण आगे बढ़ती है वो अपवर्तित किरण होती है। तो उनको हटाने के लिए या उनको अलग अलग दिखाने के लिए हमको सतह पर एक अभिलंबवत रेखा या काल्पनिक रेखा खींचनी पड़ती है। उस काल्पनिक अभिलंबवत रेखा को हम अभिलंब मतलब नॉर्मल बोलते हैं। ये नॉर्मल आपतित किरण और अपवर्तित किरण को अलग अलग डिफाइन कर देता है। दैट्स क्लियर। तो अब बेटा हमें पता ये चल गया कि एक बार पुनः मैं इस पे आपका प्रकाश डालता हूं, फिर से बताता हूं कि अपवर्तन क्या है। कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह अपने माध्यम से विचलित हो जाता है, माध्यम से नहीं, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। उसके विचलन की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। माध्यम हमारे पास दो टाइप के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम वह माध्यम है जिसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं, और विरल माध्यम वह माध्यम है जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं। तो अगर प्रकाश हमारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है, तो अभिलंब से जो अपवर्तित किरण है वो दूर हटती है। और यदि यही हमारा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो अभिलंब की ओर झुकती है। अभिलंब के बारे में आप जान चुके कि अभिलंब सतह पर खींची गई वह काल्पनिक अभिलंबवत रेखा है जो आपकी आपतित किरण और अपवर्तित किरण को अलग अलग करती है। तो इतनी बात बेटा क्लियर हो गई। तो अब बेटा अपवर्तन की घटना को हमने देखा और हमको मिली आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब। तो अब बेटा जब कोई घटना घट रही है तो कोई नियम होगा, कोई लॉजिक होगा उसके पीछे। तो आपका अगला जो हेडिंग बनेगी वो है आपका अपवर्तन के नियम। ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। अपवर्तन के नियम मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम करते क्या बेटा कि एक ये सतह खींच लेते हैं, मान लेते हैं नीचे कांच है, ऊपर क्या है, वायु है। मतलब ऊपर विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है। आप अपोजिट पे भी दिखा सकते हो। ये प्रकाश किरण बेटा आई, आपको पता है ये कौन सी किरण होगी, आपतित किरण। इसके बाद हमको यहाँ पे नॉर्मल मतलब अभिलंब खींचना है। ये भी क्लियर है बेटा कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और झुकने के बाद जो ये किरण जा रही है ये बेटा है आपकी अपवर्तित किरण। और जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। जैसे परावर्तन पे था तो वहां पे भी आपतन बिंदु था, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण का मिलन बिंदु। वैसे ही आपतित किरण और अपवर्तित किरण का मिलन बिंदु, या आप ये कह सकते हो कि इस बिंदु पे आके आपतित किरण का अस्तित्व समाप्त होता है और अपवर्तित किरण का अस्तित्व शुरू होता है। ये है आपका अभिलंब। तो बेटा एक चीज देख रहे हो कि ये किरण भी यहां पर एक एंगल बना रही है, तो इसको आपतन कोण मतलब इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण।
और इसको बेटा रिफ्रैक्टिव एंगल R बोलते हैं। तो अपवर्तन का पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर? फिर से सुन लें। पहला नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरे नियम पे बेटा जैसे परावर्तन में था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपकी आपतित किरण कुछ दूसरा एंगल बना रही है। ये झुक रहा है तो ये कोण छोटा होगा, दूर हटेगा तो बड़ा होगा। तो जब छोटा बड़ा होगा तब क्या चीज बनेगी? तो उसके लिए एक वैज्ञानिक थे स्नेल, उन्होंने अपवर्तन का दूसरा नियम दिया, इसलिए अपवर्तन के दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। उन्होंने ये बताया कि आपतन कोण की ज्या मतलब होता है साइन अनुपात। ट्रिग्नोमेट्री में आपने साइन कॉस टैन का नाम सुना होगा। तो आपका जो साइन होता है उसको हिंदी में ज्या बोलते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि आपतन कोण की ज्या मतलब आई आपका आपतन कोण है, तो उसकी ज्या जब लिखोगे तो साइन आई बन जाएगा। और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब बेटा आपका जब अपवर्तन कोण की ज्या लोगे तो वो साइन आर बन जाएगा। का अनुपात एक नियतांक मतलब कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को उन्होंने बेटा नाम दिया स्मॉल n। तो ये आपका फार्मूला बन गया साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू n, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। एक बार फिर सुन लें कि अपवर्तन का दूसरा नियम बेटा ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इस अपवर्तनांक के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले स्नेल का नियम समझते हैं एक बार फिर से कि आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। उस नियतांक को स्नेल ने n नाम दिया। तो फार्मूला बना साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू n। इस n को हम दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसको बेटा समझने के लिए जरूरी है हमको थोड़ा सा लॉजिक समझना। प्रकाश कुल मिला के किरणों के रूप में आ रहा है तो ट्रैवल कर रहा है, और ट्रैवल वो किसी चाल से कर रहा होगा, कोई स्पीड होगी उसकी। और जब बेटा वो दूसरे मीडियम पे भी प्रवेश करेगा तब भी उसकी कुछ चाल होगी, बस ये होगा कि चाल में थोड़ा सा अंतर आएगा। यदि सघन में प्रवेश करेगा तो चाल कम होगी, और वायु से यदि आ रहा है तो वायु के बराबर ही चाल हो सकती है। वायु के माध्यम में प्रकाश की जितनी चाल होती है उसके बराबर ही आपकी चाल हो सकती है प्रकाश की, क्योंकि निर्वात और वायु में प्रकाश आपका मैक्सिमम वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लेके चलता है, जिसको हम स्मॉल c से व्यक्त करते हैं। तो कुल मिला के जब आपका प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी वेलोसिटी में अंतर आता है, मतलब वेग में अंतर आता है। तो प्रकाश की चाल वायु में या निर्वात में जहां से प्रकाश आ रहा है और जिस माध्यम में प्रवेश कर रहा है उसमें जब उसकी कुछ चाल होगी तो उन्हीं के बीच में संबंध बताता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब n। ये हमको ये बताता है कि किसी माध्यम में मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक वह संख्या है जो हमें यह बताती है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल की कितने गुना है। गलत हुआ, फिर से सुने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक वह संख्या है जो हमें यह बताती है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का कितने गुना है आपका वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। बात क्लियर? एक बार फिर सुन लें कि आपको ये पता है कि निर्वात और वायु में आपकी लाइट की जो स्पीड या वेलोसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है।
अब जब अपवर्तन की घटना घटती है तो आपका लाइट जो है वो दूसरे मीडियम पे प्रवेश कर जाता है, और जब दूसरे मीडियम पे प्रवेश करता है तो आपकी वेलोसिटी में चेंजमेंट आता है, और वो चेंजमेंट होगा या तो इसके बराबर हो सकता है, अगर कोई ऐसा माध्यम है जो वायु की तरीके ही है तो उसके बराबर हो सकता है, या तो उससे कम होगा। तो मतलब आप ये जानते हो कि जो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है, किसी भी मीडियम में प्रकाश की चाल या तो इसकी बराबरी कर सकती है या तो इससे कम ही रहेगी। तो कुल मिलाकर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इन्हीं वेलोसिटी के बीच में संबंध बताता है। मतलब निर्वात वैक्यूम या वायु में आपकी प्रकाश की चाल क्या है, और किसी मीडियम पे आप जिस पे लाइट को लेके जा रहे हो उस मीडियम पे लाइट की वेलोसिटी क्या है, उसका संबंध बताता है। तो आप ये कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक वह संख्या है जो हमें यह बताती है कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल किसी माध्यम में प्रकाश की चाल की कितने गुना है। तो ये आपका था अपवर्तनांक, स्नेल का नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन। बाकी आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो पे की जाएगी।